So hello and welcome back guys, this is Prabhat Thakur and from today onwards we are going to start a fresh course, an absolutely fresh playlist of Python programming language, basically Python for data science। और इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम लोग सीखेंगे पाइथन के बेसिक्स क्या हैं, कैसे पाइथन को आप डेटा साइंस के फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, पाइथन की लाइब्रेरीज कैसे कैसे आपको यूज करना है, कैसे आप लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सकते हो, नंपाई पे कैसे काम करना है, पेंडास पे कैसे काम करना है, मैटप्लोटलिब पे कैसे काम करना है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बात करेंगे, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर बात करेंगे। और हम लोग सारी चीज़ों को सीखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से। और मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको इस कोर्स से पहले कोई भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, अगर आप लोग इस कोर्स से पहले प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तब भी आप लोग इस कोर्स को देख सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में मैंने वो सारी चीज़ें इस तरीके से कवर की हैं। इस कोर्स के अंदर मैं वो सारी चीज़ें आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कि आप लोग उसको डेली लाइफ में रिलेट कर सकते हो और आप लोग उसको काफ़ी आसानी से समझ सकते हो। और अगर आप लोग अभी प्रोग्रामिंग सीखने का, अगर आप लोग अभी प्रोग्रामिंग के लाइन में आगे जाना चाहते हो, तो आप लोग पाइथन के साथ शुरू कर सकते हो और आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बिल्डअप होंगे। आप लोगों को चीज़ें पता चलेंगी, आप लोगों के टर्मिनोलॉजी स्ट्रॉन्ग होंगे, आप लोगों के लॉजिक स्ट्रॉन्ग होंगे और आप सभी लोग आसानी से फिर किसी दूसरी लैंग्वेज के ऊपर मूव ऑन कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर पार्टिकुलरली हम लोग बात करने वाले इंट्रोडक्शन टू पाइथन लैंग्वेज, कि बेसिकली पाइथन है क्या, हु इन्वेंटेड पाइथन, इन विच ईयर पाइथन वाज इन्वेंटेड, क्या क्या स्कोप है पाइथन का, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं पाइथन के रिलेटेड, कहाँ कहाँ पाइथन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। कोई भी चीज़ सीखने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम उस चीज़ को क्यों सीख रहे हैं और इस चीज़ का क्या स्कोप है। तो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें जो है वो कवर अप करते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वीडियो क्रिएट करते वक्त, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों को नोट्स लेके चलने हैं। ये नोट्स जो पीपीटी नोट्स है ये मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लस इनका एक अलग से फाइल बना दूंगा। हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद उस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, तो आप लोग वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोगों को नोट्स खुद से भी क्रिएट करने हैं और आप चाहो तो इन नोट्स का भी रेफरेंस ले सकते हो। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन बेसिकली है क्या? पाइथन इज अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन इज बेसिकली जनरल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसको आप जनरल वर्क के लिए यूज कर सकते हो। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब जिसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, जिसके कोड को रन कराने के लिए आपको इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? इंटरप्रेटर की। ठीक है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो काफी इंटरेक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सारी टर्मिनोलॉजी से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इंटरप्रेटर तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो उसको तो अभी स्किप मारते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो HLL यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये वो लैंग्वेज है जिसको आप लोग समझ सकते हो, जिसको ह्यूमन समझ सकता है। कौन समझ सकता है? ह्यूमन समझ सकता है। एक होता है LLL, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको केवल पीसी यानी कि आपकी मशीन समझ सकती है। तो ऐसे में सिनेरियो क्या है कि जो आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है, ये जो इंटरप्रेटर जो पाइथन यूज कर रही है, ये इंटरप्रेटर इस ह्यूमन वाली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इस लैंग्वेज में। जो कंपाइलर होता है वह भी यही करता है। यहाँ पे होता क्या है कि आप जो लैंग्वेज लिखते हो उसको पीसी नहीं समझ सकता, उसको मशीन नहीं समझ सकती, लेकिन जो मशीन लिखती है उसको आप नहीं समझ सकते। मतलब समझ तो सकते हो लेकिन याद नहीं रख सकते, काफी डिफिकल्ट है याद रख पाना। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो इसका जो आसान सा रास्ता था वो ये था कि ह्यूमन अपनी लैंग्वेज में कोड लिखेगा, पीसी या मशीन अपनी लैंग्वेज में कोड को समझेगी और इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसी पर्टिकुलर वी कैन से प्रोग्राम के द्वारा, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के द्वारा, और वो होगा आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर। क्या होगा? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो ये सिनेरियो था। अब यहाँ पे पाइथन कौन सा यूज करती है? वो इंटरप्रेटर यूज करती है। कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर का यूज करती हैं, कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटर का यूज करती हैं। ठीक है, अब जो आपका कोड है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है सीधा HLL से LLL में। ठीक है, LLL क्या है? लो लेवल लैंग्वेज क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज जिसको पीसी या मशीन समझ सकती है। और ये लैंग्वेज होती है बाइनरी डिजिट्स में चलती है, जो कि होती है 0 1 0 1 0 0 0 0 ऐसी जो ऐसी जो डिजिट्स होती है इनमें ये लैंग्वेज चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथन को किसने इन्वेंट किया था। तो बेसिकली पाइथन वाज इन्वेंटेड बाय ग्यूडो वेन रोसम बिटवीन 1985 टू 1990। ग्यूडो वेन रोसम वो शख्स थे जिन्होंने पाइथन को इन्वेंट किया था, और इस पे जो काम चला था वो चला था 1985 से 1990 के बीच में, यानी अर्ली 80s में इस पे काम चालू हो गया था। और इसका जो फाइनल वी कैन से एक ऐसा डेट जो इंटरनेट के ऊपर स्पेसिफिक पड़ा हुआ है, वो जो ईयर है वो है 1989। 1989 में पाइथन को फाइनली क्रिएट कर लिया गया था और उसका पहला वर्जन 1991 में रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया यार। मतलब पाइथन का नाम कुछ और भी रख सकते थे, पाइथन का नाम आप टाइगर रख सकते थे, लायन रख सकते थे, जगुआर रख सकते थे, लेकिन पाइथन क्यों रखा? देखिए इसके पीछे एक रीजन है। जो ग्यूडो वेन रसम थे वो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक BBC टीवी कॉमेडी सीरीज थी, तो उसके काफी बड़े फैन थे।
तो उन उससे इंस्पायर होके उन्होंने मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस नाम से इंस्पायर होके इन्होंने इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। ठीक है, ये इसके पीछे की स्टोरी है, इससे आप याद रख सकते हो कि ऐसा इसका नाम क्यों पड़ा और किसने इसका नाम रखा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पाइथन को आपको क्यों सीखना चाहिए। आज के टाइम में पाइथन को सीखने का स्कोप क्या है? भाई आप कोई चीज़ ऐसे बिना स्कोप के, बिना डिमांड के तो नहीं सीख सकते ना। एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आज के समय में लोगों के पास वाकई समय कम है, तो ऐसे में ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ऐसे सीख पाना काफ़ी मुश्किल है और ऐसा सीखना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में पाइथन को क्यों सीखना चाहिए आपको? तो पाइथन को सीखने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो पाइथन आज के टाइम में काफ़ी हाई रेट पे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ करी जा रही है, बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ग्रो कर रही है और वाइडली यूज्ड, मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ करी जा रही है। ये डेटा एनालिसिस में यूज़ करी जाती है, मशीन लर्निंग में यूज़ करी जाती है, डीप लर्निंग में यूज़ करी जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करी जाती है, वेब डेवलपमेंट में। इसका फ्रेमवर्क है, काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है, जेंगो के नाम से, DJANGO। आप में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। जेंगो फ्रेमवर्क में पाइथन यूज़ करी जाती है, कंप्यूटर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पाइथन यूज़ करी जाती है, ये सारी जगह पे पाइथन यूज़ करी जाती है और इतना वाइड रेंज ऑफ यूजेज है पाइथन का, तो पाइथन क्यों ना सीखें हम लोग। पाइथन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। अब हम लोग बात करते हैं कि पाइथन का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ना, वो है उसकी वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज। मतलब पाइथन के पास इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं कि आप हर फील्ड में पाइथन को यूज कर सकते हो। इतनी सारी लाइब्रेरीज आपके लिए इतना ज्यादा ईज प्रोवाइड कर देती है पाइथन को यूज करने में हर एक फील्ड में, और आप काफी डायनेमिक चीजें क्रिएट कर सकते हो पाइथन को यूज करके। मशीन लर्निंग में पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, जैसे कीवी हो गया, किंटर हो गया, पाइक्विट, ये पाइथन की लाइब्रेरीज हैं। वेब फ्रेमवर्क जैसे जेंगो, मैंने आपको भी बताया था, जेंगो ये वेब फ्रेमवर्क है। जावा का जो वेब फ्रेमवर्क है वो है फ्लास्क, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। जावा का जो फ्रेमवर्क है वो है फ्लास्क, और जो पाइथन का फ्रेमवर्क है वो है जेंगो। पाइथन का जो ये फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क जेंगो, ये आज के टाइम में यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म पे यूज हो रहा है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ड्रॉप बॉक्स में बैकएंड पे यूज करी जा रही है। देखो बैकएंड और फ्रंट एंड का सिस्टम क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आता। देखो जो वेबसाइट क्रिएट करी जाती है, ये एक वेबसाइट है, मान के चलो, क्या है, एक वेबसाइट। इस वेबसाइट को लिखने के लिए बेसिकली दो लैंग्वेजेस का यूज करा जाता है। एक होती है आपकी सर्वर साइड साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और एक होती है आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड। तो ये दो लैंग्वेज होती हैं। तो इन दोनों लैंग्वेजेस के अलग अलग रोल्स हैं। मतलब जो आप लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वो सब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट। लेकिन जो आप लोग नहीं देख पा रहे लेकिन वहां हो रहा है एक्चुअल में, बैकएंड पे काम चल रहा है, वो सारा का सारा लिखा जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। काफी सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं और काफी सारे फ्रेमवर्क्स भी हैं। तो ऐसे काम चलता है। तो आपका जो SSL का जो आपका यानी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जो फ्रेमवर्क है वो जेंगो है, और जो फ्रेमवर्क है पाइथन का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग की। इसमें ओपन सीवी इसकी लाइब्रेरी है, पिलो इसकी लाइब्रेरी है, वेब स्क्रैपिंग में स्क्रैपी, ब्यूटीफुल सूप, सिलेनियम, ये सारी लाइब्रेरीज हैं पाइथन की। टेस्ट फ्रेमवर्क्स में पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, मल्टीमीडिया में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में एंड मैनी मोर। इतना वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज पाइथन का है और आप लोग पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज करके काफी डायनेमिक चीजें क्रिएट कर सकते हो। तो why don't you want to learn Python? Why can't you learn Python? And you should. अब हम लोग बात करते हैं आगे, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये लाइन मैंने क्यों लिखी, जिससे मैं आपको समझा सकूं इंटरप्रेटर और कंपाइलर का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग बिल्कुल नए हो, आप लोगों ने पीछे कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखा, आप लोग पाइथन को ऐसा वी कैन से फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर रहे हो, और ये कोर्स आप पहली बार देख रहे हो, मतलब इस कोर्स के अलावा आपने अभी तक कुछ देखा भी नहीं है, तो मैं आपको समझा दूं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है। देखिए जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वहाँ पे किसी एक चीज़ की जरूरत पड़ती है, इन दोनों में से, और वो दोनों चीज़ें क्या क्या है, कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर। इन दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। जैसा कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, कंपाइलर एक ही रन में, मतलब एक ही बार में पूरे कोड को पढ़ लेता है और उसके बाद वो आपको जो है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन एक कोड को पढ़ता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है और उसके बाद सारी चीज़ों को करता है। अब देखिए यहाँ पे सीन क्या है कि कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर का यूज करती हैं, कुछ इंटरप्रेटर का यूज करती हैं। तो जो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का यूज करती है, और पाइथन के जैसी और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे पर्ल हो गई, PHP हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, ये भी इंटरप्रेटर का यूज करती हैं अपने कोड को, अपने लिखे हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, रन कराने के लिए। देखो जो कोड आप लिखोगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। उसको रन कराने के लिए, उससे आउटपुट निकालने के लिए भी तो किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो होगा आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर का यूज करते हैं, जैसे सी हो गई, C++ हो गई। इंटरप्रेटर का यूज पाइथन करती है, PHP करती है, जावास्क्रिप्ट करती है, पर्ल करती है। ये सारी लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर का यूज करती हैं। तो दोनों काफी अच्छे हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको अभी आगे डिटेल में बताऊंगा।
अभी हम लोग बात करते हैं कि कंपाइलर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। तो पहले आप सोर्स कोड लिखते हो, वो चीज़ जो आपने लिखा है, उसके बाद उस सोर्स कोड का प्री प्रोसेसिंग चलता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड में। कंपाइलर के केस में, एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है और फिर वो प्रोसेस होके आपका मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट हो जाता है, मशीन आपकी समझ पाती है। लेकिन यहाँ पे क्या चलता है इंटरप्रेटर के केस में, सोर्स कोड जो प्री प्रोसेसिंग होने के बाद कन्वर्ट होता है एक इंटरमीडिएट कोड के अंदर और उसके बाद इंटरप्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। अब इसके बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस लेते हैं। अगर आप लोग एक 11th-12th के स्टूडेंट हो या फिर आप लोग ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो और पाइथन को या फिर किसी भी लैंग्वेज को परस्यू कर रहे हो, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम्स हैं या फिर आप लोगों के नॉर्मल एग्जाम्स हैं, तो ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, मतलब 99% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर जो है वो एंटायर प्रोग्राम को एज एन इनपुट लेता है। मतलब आपने मान के चलो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके समझाता हूँ। ये आपने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो कंपाइलर इसको एक ही बार में पढ़ लेगा और उसके बाद सारी चीज़ें आपको बताएगा कि कहाँ का एरर्स है, क्या-क्या आपको चेंजेस लाने चाहिए, क्या कहाँ-कहाँ दिक्कत हुई इसको एग्जीक्यूट कराने में। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर कंपाइलर की तरह पूरे प्रोग्राम को एक बार में नहीं पढ़ता। वो क्या करता है, मान के चलो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो क्या करेगा, पहले इस लाइन को पढ़ेगा, फिर इस लाइन को पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा। जहाँ पे भी उसको एरर आया, मान के चलो इस लाइन के अंदर उसको एरर मिल गया, तो वो क्या करेगा, इसी लाइन पे आपके एग्जीक्यूशन को रोक देगा और यहीं पे आपको बता देगा कि यार इस लाइन में एरर है, आगे मैं नहीं जाऊंगा, पहले इसको ठीक करो, उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो इस तरीके से इंटरप्रेटर काम करता है। कंपाइलर के केस में इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया। यहाँ कंपाइलर के केस में क्या हो रहा था, एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करा जा रहा था, लेकिन इंटरप्रेटर के केस में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कंपाइलर के अंदर काफी फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं, इंटरप्रेटर के अंदर थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो एग्जीक्यूट करे जाते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। बेसिकली ये क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो आपका कोई स्टेटमेंट कंडीशन बेस्ड है, अगर इफ 3 इज ग्रेटर देन 2 प्रिंट लार्ज, अगर ये है फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक स्टेटमेंट है, अगर ये कुछ इस टाइप का है, तो देखिए यहाँ पे आपका एक कंडीशन लगी हुई है, अगर 3 2 से बड़ा है तो लार्ज प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन है, अगर 3 2 से बड़ा नहीं निकला इन केस, तो आपका ये प्रोग्राम इस चीज को प्रिंट नहीं करेगा, इस चीज को रन नहीं करेगा, ये इससे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट हुए ये, और ऐसे स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंपाइलर में बिट फास्टर है, कंपैरेटिवली फास्टर है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर आपका ज्यादा मेमोरी लेता है, मोर मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कंपाइलर एंड इन केस ऑफ इंटरप्रेटर मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस। अब हम लोग बात करें एरर्स की, देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपका प्रोग्राम रन कराने में तो आपका काम करते ही हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ये मेन यूज करी जाती है एरर्स के अंदर, एरर फाइंड आउट करने में, एरर को रिजोल्व करने में। देखिए आप कोई कोड लिख रहे हो तो ऐसे बहुत कम चांसेस होंगे कि आपने कोई भी कोड बिना एरर के लिख दिया। तो इस केस में आपको जो एरर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है वो आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या केस है कि कंपाइलर क्या करता है, वो कंप्लीट प्रोग्राम को पढ़ता है, फिर पूरा पढ़ने के बाद तब एरर थ्रो करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो सिंगल लाइन ऑफ कोड को, सिंगल इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और उसके बाद जहां उसको एरर मिल गया वहीं के वही एरर थ्रो कर देता है। तो इस तरीके से आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर अलग अलग काम करते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, और ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे जो आपको पता होने चाहिए अगर आप लोग एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल फील्ड में जा रहे हो, पाइथन फॉर डेटा साइंस के, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप अगर सीखने जा रहे हो। तो दिस वाज आवर वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और बने रहो हमारे साथ। लॉन्ग टर्म में भी हम लोग ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर सीरीज के और भी वीडियोस देखने हैं, इस पर्टिकुलर कोर्स के और भी वीडियोस देखने हैं, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।